राष्ट्रपति का, ठीक वैसे स्टेट के माध्यम से क्या शुरू हो गया है, गवर्नर का, राज्यपाल का। ये चार जो पॉइंट है इसमें, किताब थोड़ा सा अभी थोड़ा तैयारी अगर हो जाए अच्छे से, जब मेन सोच की किताब बीच बीच में आती रहती है, एक आध ले लेना तो थोड़ा सा लिखने का एक प्रैक्टिस बनाते रहो, तो पांचवा छठवां में लगभग हमें लगता है कि उससे इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। भाई सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए राजस्थान को छोड़ दो, ठीक, तो उत्तर प्रदेश का अपना कम इतिहास नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर चले जाओ पूरा बनारस में सारनाथ का पूरा है बौद्ध वाला सिस्टम, उसी से पूछ लेता है, उसी से मेंस भी बनाया। 2023 का जो मेंस हुआ, इससे पहला 22 का जो मेंस हुआ, दोनों में अपने यहाँ के क्वेश्चन बनाए गए। ऐसा नहीं था कि वैश्विक लेवल पर या भारतीय लेवल पर उसने बनाया था, ठीक। तो पांचवा और छठा पेपर है, इसके अंतर्गत क्या है, राज्यपाल का। अब ये तो मान के चलो, ठीक, जैसे यहाँ पर है ये अनुच्छेद क्या है 53, ठीक है। यही तो कहा गया है कि 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, नॉर्मली लिखा गया है, ठीक। 53 में है कि जो राष्ट्रपति होगा वो संघ पालिका का शासक प्रशासक होगा, संघ पालिका जो होगी भारत देश की उसी के अंतर्गत चलेगी, ठीक। उसके बाद आ जाओ, अब इसमें जब आओगे तो 155, ठीक, 155 में भारत देश में अर्थात राज्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक गवर्नर होगा, ठीक है, ठीक। 54 के अंतर्गत सॉरी एक गवर्नर होगा। अब हाँ तक नहीं, भारत देश में नाम अकेले सही कह रहे हैं, अनुच्छेद एक गवर्नर का 1954 में हाँ राज्य जो होगा, जैसे इसमें 53 है उसमें राज्य का अर्थात राज्यपाल जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके अंतर्गत राज्य की विधायी शक्तियां इसके अंतर्गत रहेगी, ठीक है। उसके बाद भारत से यहाँ कहा जाता है भारत देश में राष्ट्रपति प्लस लोकसभा है, उसके बाद क्या है राज्यसभा, इनको मिलाकर के संसद का गठन कर दिया गया। यही तो कहा गया कि संसद बनने के कितने पार्ट, 3, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। वैसे स्टेट में क्या है, यहाँ की विधानसभा, ठीक, फिर उसके बाद क्या है विधान परिषद अपनी, ठीक, और उसके बाद क्या है राज्यपाल। ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिला करके अपने उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसका गठन, जैसे वहां संसद का हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन मेंस में बनेंगे वो तो पूछेगा ही, लेकिन वनडे में जो बनने वाला है तो वो तो बन जाएगा, तो वन लाइनर रहेगा, ठीक है। और पॉलिटी में लगभग जो ज़्यादातर करते हैं पॉलिटी की क्लास में स्टेट में पढ़े होंगे, नहीं बचा होगा तो उत्तर प्रदेश एग्जाम को हल्के में मत लेना। हाँ, उत्तर प्रदेश का हल्के में काहे लेगा कोई। चलो अब आगे पॉइंट करके लिखो इसको, तो बताइए नीचे लिखो जनप्रतिनिधित्व, तो उसकी हेडिंग बनेगी, ठीक। आगे लिखो भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के सबसे ऊपर बनेगा हेडिंग जनप्रतिनिधित्व, ठीक। फिर उसके नीचे पॉइंट करके भारतीय संविधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल, जनप्रतिनिधित्व उसकी हेडिंग है, और पॉइंट में रहेगा भारतीय संविधान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, कॉमा लगाओ, फिर उसके आगे लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अर्थात जिसका निर्माण, अर्थात जिसका निर्माण राज्यपाल, कामा दोनों सदनों, राज्यपाल कामा दोनों सदनों विधानसभा
एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर निर्मित होता है पूर्ण विराम का। अब वनडे के हिसाब से राज्यपाल, विधान जो अपने यहाँ का मंडल बनेगा उसके अंतर्गत राज्यपाल होगा, विधानसभाएं होंगी जो विधानसभा एक है, और उसके बाद एक विधान परिषद होता है। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 153, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की गई है, उसी के आगे लिखो, साथ ही अनुच्छेद 154, साथ ही अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और विराम लगा दो। ठीक, अब आगे लिखो, उसी में लिखना, राज्यपाल इसका प्रयोग, राज्यपाल इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, राज्यपाल इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह से कार्य करता है। ठीक, और विराम लगा दो, ये हो गया। भारत में देखो सीधी सी बात है, कुछ चीजें थी जो पहले, जैसे कि मान लीजिए क्षमादान है, प्रधानमंत्री को किसको दिया गया था? राष्ट्रपति को, है ना? कहा गया है कि क्षमादान की जो प्रक्रिया है भारत देश में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अभी 2022 में, लगभग कोविड के बाद, डेट हमें नहीं याद है, देख के बताएंगे, हम लिख के रखे थे कहीं, या सारा आएंगे तो पूछिएगा। संविधान संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर को ये पावर दी है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है, वैसे गवर्नर भी अपने स्टेट में जिस पर लग जाए वो क्षमा दान कर सकता है। उसमें बढ़ाया गया है 2-3 चीज। किसी चीज को विलंबित हो, ठीक है, उसमें आदेश पारित कर दे। क्षमा दान तो सबसे बड़ी बात थी, नहीं तो एक राष्ट्रपति का विशेषाधिकार था। और निलंबित क्या कह रहे?
क्यों नहीं दे सकता है? राज्यपाल नहीं दे सकता। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति दे सकता है। बात नहीं समझे। हमने कहा कि 2019 ये जो 20 लगा है, 20 के बाद केंद्र सरकार द्वारा, ऐसा कह सकते हो संसद द्वारा, हमें डेट नहीं याद है, संसद द्वारा करंट में था, एक विधेयक पारित किया गया है, गवर्नर को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान अब दिया गया है। अभी 2 साल पहले की बात है, हमें लगता है 29 जुलाई थी या 29 जून 2022 की बात है। इसी जून में ही आया था। पहले किसको था संविधान में? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कब दिया गया? संवैधानिक रूप से, लेकिन गवर्नर को दिया गया है। अभी जो पिछली बार हम करंट की क्लास समझौता करा रहे थे उसमें लिखवाए भी थे, और त्रिपाठी साहब आएंगे तो पूछ लीजिएगा, डेट बता देंगे। क्योंकि राज्यपाल को दिया गया, संवैधानिक नहीं था। अभी मोदी को सरकार ने विधेयक पारित करके मृत्युदंड में गवर्नर को ये पावर दी गई है। ठीक है, चलो जाने दो, ये सही है। अब ये नहीं कि राष्ट्रपति अकेले देगा। दूसरा, जब राज्य इस देश में, एक बात समझ लो, देश में किसी भी व्यक्ति को जो क्षमा दान दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको क्षमा दान दे दे। उसकी प्रक्रिया ये है कि भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री होता है, गृह मंत्रालय, ठीक, गृह मंत्रालय को यह आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के नाम क्षमा दान की याचना रखी है, तो राष्ट्रपति उस लेटर को गृह मंत्रालय में भेजता है। गृह मंत्रालय एक कमेटी गठित करता है, उसके 3 मेंबर होते हैं, जो अंदर का है पॉलिटी में 3 मेंबर, उस व्यक्ति के जन्म से लेकर के जिस दिन उसका जन्म हुआ और जिस दिन वो क्राइम हुआ था उस दिन तक की पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा निकाला जाता है। क्राइम करने की कंडीशन, क्राइम हुआ कैसे, क्या था, तो जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय लगाएगा सिर्फ उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति करता है और कुछ नहीं है उसमें। अगर वो रिपोर्ट में आ जाए तो उसकी ऐसी कंडीशन थी, इसे क्षमादान देना चाहिए, तो राष्ट्रपति बेझिझक क्षमादान उस पर दे देता। ऐसा नहीं है कि उसको इतना विशेष अधिकार प्राप्त है कि कोई आदमी एक लेटर बना के दे दे तो तुरंत दस्तखत करता नहीं, तो मिनिस्ट्री को लेटर भेजा जाता है। क्योंकि ये पढ़े हो पॉलिटी में, ये जो राष्ट्रपति होता है देश का, ये कहा जाता है कि वो संघपालिका उसके अंदर निहित तो है, लेकिन वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से कार्य करने के लिए वो बाध्य है। ये 74 में है कि नहीं है? बिल्कुल है कि वो सीधी सी एक बात है कि नाम उसके नाम से चलेगा, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह से कार्य करने के लिए उसकी बाध्यता है, उसके अलावा नहीं कर सकता वो। क्योंकि मंत्रिपरिषद में होता कौन है? जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुने जाते हैं व्यक्ति, वो मिनिस्टर होते हैं। और एक आदमी जब वहां बोलता है तो मान लिया जाता है कि वहां जितने भी व्यक्ति हैं, हरदोई के अगर सांसद साहब कोई बात अगर बोलेंगे जाकर पार्लियामेंट में, तो माना जाएगा कि हरदोई के जितने 2021 में दिया गया। अरे अभी हम बता रहे हैं, मोदी सरकार ने पारित किया था कि अगर राष्ट्रपति को क्षमादान दिया जा सकता है तो गवर्नर को क्यों नहीं दिया जा सकता? संसद ने पारित किया था, ठीक। तो ये तो ऐसा नहीं है। और जैसे कर्तव्यों का पालन 78 में भी कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद ये अपने कर्तव्य जितने कार्य करेगी वो राष्ट्रपति को सूचित करेगी। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा तो सूचना उससे ले लेगा। कभी कभी पेपर में देखो निकल रहा है, बीजेपी के वर्तमान कुछ लीडर ने बीच में बोला है कि भारतीय संविधान को पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार ने मोटिवेट किया, इस पे ना जाइए क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो संशोधन हुआ वो बोल रहे हैं कि 42वां संशोधन इन्होंने किया तो उसमें कुछ चीजें जोड़ी, जिनको जो कमी लगी तो 44वें संविधान संशोधन किए कर्तव्य मांगने के लिए, वीटो की पावर कम करने के लिए। देखो बीच बीच में आता रहता है, कोई पढ़ो उसको, तो समय अंतराल जितनी जरूरत थी। वैसे वर्तमान गवर्नमेंट को ये लगा था कि राष्ट्रपति का काम बढ़ जाता है, इसलिए गवर्नर को विशेष पावर दी गई कि क्षमादान जो उससे बच रहा है राष्ट्रपति उसे गवर्नर को दिया जाए। तो मोदी सरकार ने इसको पारित करवाया, अभी तो आपने देखा ना उसे मोबाइल में, ठीक। चलो आगे लिखो, 74 में क्या है, 53 में हमारा एक राज्यपाल होगा, 54 में क्या है, राज्यपाल के नाम से, अर्थात स्टेट पूरा राज्यपाल के जो भी होगा उसके अधीन वो काम करेगा। और बनने के लिए जो विधानमंडल बनती है उसमें 3 राज्यपाल और परिषद हमारी, और सभा उसकी विधानसभा और विधान परिषद। अगला पॉइंट करके लिखो, उसके बाद अपने अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति
द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 155, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 155 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक, अब इसके साथ साथ तो ऐसे आर्टिकल भी याद हो जाए, मान लो कभी पीटी में आ जाए, राज्यपाल का उल्लेख 53 में, 54 में क्या है, राज्य अर्थात राज्य की जो संघ पालिका होगी स्टेट की, उसकी निहित होगी, कार्य करेगी। और 55 में क्या है, भारत देश का जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इतिहास में थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रपति के चुनाव जो थे जिस तरीके से होते हैं इसी तरीके से राज्यपाल के भी चुनाव की व्यवस्था की गई थी कि राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन जैसे शीर्ष अधिकारी, शीर्ष जो नेता थे हमारे, नेहरू जी थे वर्तमान में, उसके बाद सीताराम जी थे, रमैया, ठीक है, इस तरीके के जो लीडर थे ये राज्यपाल के चुनाव जो था उसको राष्ट्रपति के आधार पर करने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा राज्यपाल का नाम नॉमिनेट किया जाए, तो अंततः जो समिति बनी थी उसने यही सिफारिश किया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति से अलग किया जाए, इसीलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। कभी चुनाव हुआ राज्यपाल का? नहीं। फिर पूछा जाता था परीक्षा में कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी था जिसकी नियुक्ति के लिए बड़ा विवाद हुआ? राज्यपाल। राज्यपाल को लेकर के जितने संविधान सभा में व्यक्ति थे लगभग हमेशा जानते हो 2 टुकड़ियों में बटा रहता है। कुछ लोग चाहते थे कि राज्यपाल का चुनाव हो और कुछ लोग चाहते थे राज्यपाल का चुनाव ना हो। लेकिन उस समय वर्तमान में सीतारमैया, ये तो अपने नेहरू जी, 2-4 लोगों ने जो चाहा अंततः उसी पर मुहर लगी और राज्यपाल प्रसाद पर्यंत, अर्थात कहने का मतलब किसी के नाम से बना रहेगा। और चुनाव के अलावा पावर किसको दे दी गई? राष्ट्रपति। ये उल्लेख भी है 55 में कि राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेगा। आगे लिखो अगला, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की आयु 35 वर्ष तथा व्यक्ति की आयु 35 वर्ष तथा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। व्यक्ति की आयु 35 वर्ष तथा भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, बड़ा विवादित रहता है कि व्यक्ति का जन्म से होना चाहिए। ठीक है, ये कभी कोई सवाल आया है पीसीएस में, ये तो पॉलिटी के हिसाब से कि क्या जो भारत देश का राष्ट्रपति बनेगा, गवर्नर बनेगा, क्या जन्म से? ऐसा नहीं है, जन्म से नहीं है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ये राष्ट्रपति किसी में नहीं, ठीक, चाहे राज्यपाल हो और चाहे देश का राष्ट्रपति, इसके लिए ये बाध्यता नहीं है कि उसका जन्म यहाँ होना चाहिए, उसके अंदर भारत देश की नागरिकता होनी चाहिए, वो यहाँ का नागरिक हो। ये नहीं उसका जन्म यहाँ हो सकता है जन्म बाहर हुआ हो। ठीक, ये 2 बार पूछा गया क्या जन्म से? जन्म से नहीं, भारत का नागरिक हो और उम्र कितनी हो उसकी? 35 साल। अब अगला लिखो, अगला पॉइंट करके, उसके बाद लिख लो, राज्यपाल अपना पद, राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के, राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है। आर्टिकल अगर याद हो किसी को, अगर कहीं गलती हो तो बता देने, क्योंकि जरूरी नहीं कितना आर्टिकल हमको याद हो। ठीक है,
1956 में कहा गया है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जानते हो? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब राष्ट्रपति चाह लेगा कि आप गवर्नर नहीं रहोगे तो आप गवर्नर नहीं रहोगे, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, उसका मतलब यही है। हाँ, डिपेंड कहने का मतलब है कि जब तक वो चाहेगा, अगर उसे कुछ असुविधा लगे या कुछ भी लगे तो आप हट जाओगे। और ये भी आपको पता है कि राष्ट्रपति तभी कार्य करता है जब मंत्रिपरिषद इस व्यवस्था को खत्म करने की बात करती है। अगर मंत्रिपरिषद लिख करके दे दे तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर को वहां से हटा दिया जाए लिखित प्रमाण, तो राष्ट्रपति क्या करेगा उसको वहां से? ये तो पढ़े ही हो ना कि वर्तमान में जो सरकार होती है वो जिसका नाम नॉमिनेट करती है राष्ट्रपति, उसी को गवर्नर बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री देश का, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब, उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही शुद्ध भाषा में, कि आप जितना कुछ करोगे आपको व्यवस्थापिका नहीं कार्यपालिका, अर्थात कार्यपालिका हमेशा जो व्यवस्थापिका होती है उसका उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी मतलब होता है जवाबदेही, जितना पूछा जाएगा आपको उतना बताना पड़ेगा। देख रहे हो ना, जो जो बातें कभी कभी पार्लियामेंट में हो जाती हैं तो उसको बताना पड़ता है। ठीक, जैसे अपने यहाँ जो अपने यहाँ के वो हैं इस समय अटॉर्नी जनरल, वो भी एक प्रतिवेदन पेश किए हैं भारत देश वहां पे। उन्होंने कहा है कि भारत देश में इस बार टोल से पैसा कम आया है। उन्होंने कहा है कि टोल दिया था या इसने दिया था? अटॉर्नी जनरल ने टोल हाँ, जो टोल था, अटॉर्नी जनरल ने एक रिपोर्ट दी है धन का, जैसे महापरीक्षक होता है लेखा परीक्षक, तो धन का वो संरक्षक होता है, ठीक है। लेकिन जनरल साहब ने अपने वो जो विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है, विधि, हाँ सबसे ज्यादा विधि अधिकारी, तो लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा सारी चीजें तो सही चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 100 कितना है उनका 48 जो आर्टिकल है ये किसका है? महालेखा परीक्षक का। कैग का कितना है? 76। तो कैग साहब ने ये कहा था कि आप आर्टिकल 148 जो है अर्थात महालेखा परीक्षक का है, वो कैग का है ऊपर। कैग का कितना है? 148 148। महालेखा परीक्षक का कितना है? मोबाइल में देखो, वो महालेखा परीक्षक एक नहीं है, ये आदमी हो, ये अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी कौन है? वो हो गया उसका। और 148 क्या है? ये ना महालेखा परीक्षक। अरे तो वही तो हिंदी बता रहे हैं, ठीक यही है। महालेखा परीक्षक कितने में है? 148 में। 76 में क्या है? कैग है, ठीक है। महालेखा परीक्षक क्या होता है? धन का संरक्षक ना। और आर्टिकल 76 क्या होता है? विधि का, विधि से होता है ना संबंधित, उल्टा सीधा बता रहे। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट गई थी उसमें कहा गया था कि भारत देश में जो टोल सिस्टम है, टोल प्रणाली जो चुंगी, इससे पैसा वसूला नहीं जा रहा है, इससे भारत देश का नुकसान हुआ। अब इस पर देखो वर्तमान सरकार क्या करती है। कभी पूछा जाए निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये कहा गया है कि भारत में कंडीशन जो टोल अर्थात जो चुंगी या कहते हैं कर कहते हैं तो टैक्स वो वसूली जो उसकी है कम हुई है, ठीक। एक रिपोर्ट आई है। चलो अब आगे लिखो, क्या लिखे थे इसमें? प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। कितने? 156 में। अगला लिखो, अगला पॉइंट करके, या उसी में लिखो। अच्छा, उसकी कार्य अवधि उसी में लिख लो, उसकी कार्य अवधि पद ग्रहण, उसकी कार्य अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। पूर्ण विराम लगा दो। यह प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा में कि किसी भी संवैधानिक रूप से किसी भी पदाधिकारी को जो 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है 6 साल के लिए, उसकी गणना किस दिन से शुरू होती है? जिस दिन से वो शपथ लेता है, चुनाव होने के उपरांत नहीं। चुनाव हो जाए, अगर शपथ लेने में 1 महीना लग जाए तो गणना उसकी संख्या चालू होती है किस दिन से?
जिस दिन वो शपथ लेता है। माना जाता है आज शपथ लिया है 10 तारीख है, तो अगली 10 तारीख 5 साल की 10 तारीख से पहले पुनः चाहे वो व्यक्ति चाहे कोई नया व्यक्ति शपथ ले लेना चाहिए। अगला लिखो दूसरा, उसके बाद आगे करके लिखो, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ही वरिष्ठम, जो वरिष्ठ होते हैं सीनियर, वरिष्ठम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, एरो बना के चाहे से लिख लो। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 159 में की गई है। ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 159 में की गई है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जानते भी हो कि राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक, देश का सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो होगा। किसी कारणवश अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च उच्चतम जो होगा वहां का जज वो दिला देगा। और अगर मान लीजिए वो भी नहीं रहता है तो उसी में से एक ज्यूरी होती है, इनके आपसी सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, ठीक है, वो शपथ दिला देता है। जैसे भारत देश में जब संविधान लागू हुआ, या कह दीजिए 47 के बाद संवैधानिक रूप से 1950 तक यहाँ तक ये व्यवस्था थी कि देश का राष्ट्रपति अगर रहेगा तो राष्ट्रपति तो काम करेगा, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति, उसके जगह पे। फिर ऐसा एक समय आया कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति ना हो, संविधान में उसका उल्लेख नहीं था। संविधान में इतने उल्लेख है राष्ट्रपति की गैरहाजिरी में देश का उपराष्ट्रपति ही कार्य करेगा, सीधी सी बात थी। लेकिन अब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा, ठीक, तो गड़बड़ा गया। इसीलिए समय अंतराल अर्थात कुछ समय के बाद एक आर्टिकल पारित किया गया था, संभवतः 1969 में। उसे कहा जाता संविधान, उसे अधिनियम माना गया, संशोधन किया गया संविधान में। 1969 में एक व्यवस्था की गई, कहा गया कि भारत में राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो वहां पर एक वरिष्ठम जो न्यायाधीश होगा उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। यानी मतलब है कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे की गई समय के हिसाब से, जो जरूरी था उतनी व्यवस्थाएं उसमें की गई थी, और उसके बाद व्यवस्थाएं जो हैं बदली गई, अर्थात रिक्वायरमेंट के अनुसार संविधान में परिवर्तन किए गए। चलो अब आगे लिखो, ये 1 तक लिख लिए हो। अब आगे लिख लो, राज्यपाल को कमा लगा लो, राज्यपाल को कमा राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आगे लिखो, किसी अपराध में अथवा किसी
किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्ध व्यक्ति के किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कामा प्रतिलंबित या प्रतिलंबन इसकी अंग्रेजी में साथ में बोलना क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल है। कामा विराम करने, विराम अर्थात इसे परिहार कहते हैं, विराम करने अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण, निलंबन या लघुकरण है ना, कम करना, लघुकरण करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 161, संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदान किया गया है या दिया गया है, 161 में दिया गया है। अर्थात मतलब दंडाधिक कहने का मतलब किसी को दंड दिया गया हो, ठीक है, कम करना, क्षमादान तो अभी जोड़ा गया है उसमें किसी के अंतर्गत, ठीक, बाकी क्षमादान तो था नहीं। अब आगे लिखो, क्लास हो जाए, आगे लिखो अगला पॉइंट, राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित, राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि परिषद होती है। एक मंत्रि परिषद होती है। उसके आगे लिखो, यह मंत्रि परिषद, यह मंत्रि परिषद ऐसे मामलों को छोड़कर, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वविवेक, राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना, हो, कामा लगा दो, शेष सभी कार्यों में, शेष सभी कार्यों में वह, शेष सभी कार्यों में वह उसकी सहायता करती है, उसकी सहायता करती है। उसी के आगे लिख लो, अनुच्छेद 163, 163, ठीक। पॉलिटी तो है नहीं, ये तो जान रहे हो ना, पॉलिटिकल सिस्टम यूपी का है, बाकी तो पॉलिटी पढ़ोगे, सीधी सी बात है। उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रि परिषद होती है सेंट्रल में, वैसे राज्यपाल के लिए यहाँ क्या होता है, यहाँ भी एक मंत्रि परिषद होती है। वहाँ का सुप्रीमो कौन है, प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री। बस एक चीज है कि कोई ऐसा निर्णय इसके पास आ जाए करने के लिए, उसी में एक लाइन लिखा गया कि स्वविवेक का प्रयोग करना।
हाँ बोलो। ठीक है, उसको छोड़ना इसमें कि ये इसको क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल को, ये स्वविवेक से करेगा या मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति की भी आवश्यकता पड़ेगी? देखो इसमें कहा कि नहीं, क्षमादान की जो, अच्छा राज्यपाल का जो आया है, जी जी, राज्यपाल के अंतर्गत अभी तुम तो देख रहे थे उसमें क्या दिखाए थे, प्रधानमंत्रिमंडल की सलाह की उसे आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लिखा था उसमें कहीं। मंत्रिमंडल जो बनेगा वर्तमान में उसके सलाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा विचार ऐसा लगे, यही है उसका स्वविवेक, अगर उसको कभी ऐसा लगे इसमें देना उचित है या अनुचित है तो राष्ट्रपति के लिए उस व्यवस्था को, उसके लिए कहा गया है कि उस जो राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा का राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग करके देश के राष्ट्रपति के लिए एक अतिरिक्त रख देता है, उसे सलाह लेने के लिए उसके पास भेज देता है। यहाँ तक है, और तो बहुत ज्यादा तो डीपली इसमें देखा नहीं गया, लेकिन इतना करंट में था देखा गया था कि राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया। बाकी होगा तो इसके बाद क्लास होगी तो निकाल लिया जाएगा कहीं से निकाल के, क्योंकि ये भारतीय संविधान में है कि राज्यपाल कभी भी कोई कार्य करे, अगर उसको लग जाता है कि ये कार्य ठीक नहीं है तो वो वर्तमान की मंत्रिपरिषद से तो राज्य के लिए सलाह लेता है, लेकिन अगर और उस तरीके की कोई बात होती है वैधानिक तरीके से तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है, उसकी सलाह उसके फेस उसको भेजता है कि इसमें करना क्या है हमको। और यहाँ के स्टेट की कोई बात हो जाती है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए तो उसकी बात है। इसमें मेंशन ये भी करना होगा ना आपको कि इसको मृत्युदंड क्षमादान की भी इसके ऊपर अनुमति है। तो मैंने कहा ना कि इसका जो डेट है उसको देखेंगे, निकलवा ले तो लिखें कि भारतीय संविधान के इस संशोधन के अंतर्गत या ऐसे ऐसे करने के उपरांत सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रत्येक अर्थात भारतीय संविधान में राज्यपाल को प्रदान की गई। तो अभी कहा खत्म हो रहा है, इसके बाद दिखा देंगे उसकी डेट एकदम ना, मोबाइल इससे थोड़ी देर से देख ले, 2-4 लाइन मोबाइल में दिए होंगे, लेकिन किताब पिछली करंट में था उसको भूलेंगे तो निकलेगा, नहीं तो 2-4 लोग जैसे हो पुराने वाले हैं इनके पास होगा। तो अब आगे लिखो, उसके आगे गलत परेशान ना हो, छूटेगा नहीं, इसमें नहीं कंप्लीट होगा तो आगे मेंस की लगेगी। तो आगे लिखो, क्या लिखे हो 53 तक लिखे हो ना, जो 53 में आगे लिख लो। अगला, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। इनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति तथा 2 सीटें 84 सीटें अनुसूचित जाति तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए 2 सीटें, टोटल 403 में। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें तो रिजर्व है यहाँ पे। अगला पॉइंट लिखो, ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के, अगला लिखो, ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के, ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं, मताधिकार नहीं, वयस्क प्रणाली में पहुंच जाएंगे आप, गड़बड़ा जाएगा, वयस्क मतदाताओं ब्रैकेट में लिख लो 18 वर्ष, 18 वर्ष ब्रैकेट बंद कर दो, 18 वर्ष द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखो होता क्या है ना, जानते हो, किताब मार्केट में चाहे जितनी आए, चाहे जो लिख दे,
चाहे जिसकी बात कर रहे हैं, कोई भी इंसान लिख दे, अगर आप उसको पढ़ने लगोगे कायदे से तो कोई ना कोई गलतियां निकल के आती हैं। जैसे हम बताएं आपको, इकोनॉमिक्स की एक किताब मार्केट में आई है, आर्थिक करके, महेश बड़वाल की। आर्थिक परिदृश्य। ठीक, बड़वाल साहब एसएसपी, भगवान जाने से उनको डीआईजी आईजी हो गए हो, ठीक, आईपीएस हुए ही थे। लेकिन उनकी किताब में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस का एक पॉइंट है, कभी जाके देखिएगा, ठीक, मंदी का, तब उन्होंने लिखा है कि 1929 में वैश्विक स्तर की इकोनॉमिकल क्राइसिस को मद्देनजर या ध्यान में देखकर जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जॉन मेनार्ड की किताब क्या नाम था, द जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट का प्रकाशन किया। 101% सही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 1929 में इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ ही नहीं था। 30 में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ तो द जनरल थियरी मनी एम्प्लॉयमेंट किताब 29 में कैसे पब्लिश हो सकती है? अरे जब जिस इंसान का जो जन्म ही नहीं हुआ उसकी कहानी कैसे बन सकती है? गलत है कि नहीं है? एक दूसरा, पॉवर्टी की एक लाइन उन्होंने लिखी है कि 1941 से 1951 के मध्य 1% जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद उन्होंने उसके आगे एक्सप्लेन किया है कि 34,228 रुपए प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की गई, जबकि अगले 10 दशक में कुछ बढ़ोतरी के साथ 128, 141 हो गई। कैसे लिखने में गड़बड़ी हो गई भाई? 138 ज्यादा बड़ा होता है 124, गलत किए ना। जबकि यह डाटा कहता है कि 10 साल के बाद बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो ऊपर का नीचे था, नीचे का ऊपर था, बदल गया। लेकिन माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, 29 में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं हुआ तो किताब सभी लोग जानते हैं कि जब दो ही था, एक सूक्ष्म और एक क्या था, बृहद, ठीक, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो उसने कहा कि यही उसका सिद्धांत था कि मैक्रो से ही पूरी इकोनॉमी का अध्ययन नहीं किया जाता। एडम स्मिथ ने कहा था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ये तो था उनका स्टेटमेंट स्टडी ऑफ मनी में। लेकिन जब जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा सूक्ष्म से ही सारा कल्याण नहीं होता, जैसे बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, अरे राष्ट्रीय आय क्या होती है? पूरे देश की निकलती है। बेरोजगारी बहुत लोगों के लिए होती है, बृहद स्तर है। तो इसीलिए एडम स्मिथ की थ्योरी को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन 2 पॉइंट होंगे, 2 कॉन्सेप्ट होंगे, माइक्रो होगा तो मैक्रो भी होगा। तो जब उसने ये भी बताया कि अगर बृहद, जो बृहद है अर्थात बड़ा, बृहद अर्थशास्त्र की शायद आप बात करते तो 1930 में वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं होता। इसी आधार पर उसने 36 में किताब रिलाइज की थी। तो गलत है कि नहीं है? तो ये कहीं कहीं चीजें लिखी गई हैं। और जैसे आपकी वाणी में है, कितनी मोटी आती है किताब, है ना? वाणी ने लिखा कि 18 दिसंबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, अर्थात लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी परिषद के सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत देश का बजट पेश किया गया। ये बिल्कुल गलत था। भारत देश का पहला बजट 7 अप्रैल को आया था। ग्रोवर साहब की किताब पॉलिटी की उसकी पढ़ो, मिडवल उसकी मॉडर्न भारत की, उसमें लिखा गया है कि जो बजट पेश करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में तो इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी गर्मी भारत में होती है। और सर जेम्स विल्सन क्या थे? उद्योगपति थे, ना कि कोई नॉर्मल आदमी थे। तो गर्मी अपनी आप आधे सफर में पड़ती है, ठंडी पड़ती है नहीं पड़ती है? ये पॉइंट होता है। भारत के लिए पूरा बनाया गया था ना? क्या भारत के लिए पूरा? भारत में आया तो बजट कब आया? 7 अप्रैल 1860 को ना पहला? हाँ। पहला बजट यही तो आया था, 7 अप्रैल 1860। भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? सर जेम्स विल्सन द्वारा 7 अप्रैल 1860 को। इसीलिए सर जेम्स विल्सन को भारत का बजट का जनक कहा जाता है। इसे बात आज बता दिया। अब आगे लिखो, ये बीच में गलती है, लिखो अगला पॉइंट लिखो। सर्वाधिक विधानसभा सीट, सर्वाधिक, हाँ, विधानसभा सीट क्रमशः, तहसील का सबसे ज्यादा प्रयागराज में, तहसील भी प्रयागराज में सबसे ज्यादा है, और जिले से। सर्वाधिक विधानसभा सीट क्रमशः प्रयागराज 12, ब्रैकेट में लिखना 12, प्रयागराज ब्रैकेट में 12 तथा
आजमगढ़ और कानपुर नगर, आजमगढ़ और कानपुर नगर में 10-10 सीटें हैं। प्रयागराज में 12 सीटें और कानपुर और आजमगढ़ में 10-10 सीटें। ठीक, अगर मान लो कभी सम्मिलित करने को आए कि निर्वाचन के अनुसार अर्थात विधानसभा की सीटों के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक है, तो प्रयागराज सबको मालूम ही था, सभी लोग को लगभग। तो पूछा जाए क्रम से बताइए तो क्या होगा, कानपुर और आजमगढ़ 10-10 है, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़। आगे लिखो अगला, उसके आगे अगला पॉइंट करके, सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले, सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले हमीरपुर, ललितपुर, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा तथा श्रावस्ती में 2 सीटें हैं। श्रावस्ती में चारों में 2-2। हाँ, चारों में 2-2 सीटें हैं। ठीक, अरे अभी तो एक चार्ट जारी हुआ है, लिख लो चारों कितने, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती। ये अभी तो एक चार्ट जारी हुआ था भारत देश में कि जो गरीबों की श्रेणी है जिलों वाली, उसमें बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती 3 जिलों को तो चिन्हित किया गया, मार्क कर दिए हैं। किसके लिए? गरीबी के लिए। पॉवर्टी की जो लाइन है बड़ी खराब कंडीशन है, ऐसा कहते हैं। तो चार्ट आया है भाई, नीति आयोग ने जो जारी किया है पॉवर्टी का, गरीबी, उसने कहा उत्तर प्रदेश पॉवर्टी गरीबी के लिए, हाँ सर्वे किया हुआ, हाँ सर्वे, उसका जो चार्ट आया है इधर का, उसमें कहा गया है बड़े संवेदनशील जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, संपन्न जिलों में इधर का गौतम बुद्ध नगर, बाकी तो सब ठीक है। कुछ और बताया था, चेंज कर दिया। अरे यही तो कह रहे श्रावस्ती, पहले हमने बहराइच बताया था। अरे यही तीनों का नाम, उसमें क्रम यही है, तीनों का क्रम नहीं, देखो पहला दूसरा नहीं, उसमें ये दिया गया है बहराइच और बलरामपुर, फिर श्रावस्ती। इनको पॉइंट नहीं में ये दिया गया उत्तर प्रदेश के 3 जिले जो बड़े संवेदनशील हैं, सीक्वेंस नहीं है, ये दिया गया बड़ी यहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है। और कहने वाली बात नहीं है, जितने भी ज्यादा संवेदनशील जिले लगभग घोषित किए जा रहे हैं उसमें आबादी मुस्लिम की ज्यादा आबादी है। उसमें नीचे ये भी लिखा गया है कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में लगभग जो पॉवर्टी का एक स्तर है वो निम्न पाया गया है औरों की अपेक्षा। अब क्या है उसके अंदर, आने में पूरा चार्ट तो देखा जाए, पेपर में तो पूरा खुल के आता नहीं। जैसे आज देखो कौन है उद्योगपति, एक टिप्पणी किया है पेपर में, नहीं पढ़े हो पेपर? पढ़े हो ना? कौन था स्वामी है वो? सुब्रमण्यम, एस.एन. सुब्रमण्यम, ऐसे ना बिजनेसमैन है। उसने कहा है हफ्ते में कितने दिन काम करो? अरे 7 दिन यार, घंटा कितना होगा? 7 दिन में 90 घंटे काम करने का सुझाव दिया है सुब्रमण्यम ने। ठीक, 84.5 घंटा डेली। हाँ, उसने कहा 90 घंटे काम करो और इसके साथ अडानी एक और कोई उद्योगपति याद नहीं आ रहा है, 70 घंटे का उन्होंने भी दिया था कि 70 घंटे कम से कम एक सप्ताह में काम करने चाहिए और कोशिश करो कि संडे को भी काम करो। तो आदमी काम क्या करे, घर न जाए, वही पड़ा रहे, क्या दिक्कत है? इतना ज्यादा काम करेगा, भारत देश तक काम नहीं होगा, विदेश में हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में तो काम होगा, लेकिन सरकारी सेक्टर में नहीं है। सरकारी सेक्टर में आगे बढ़े वो देखिए, रेलवे में लोको पायलट और वो जो पुरस्कार ये सब हैं, इन्हें हमें लगता है कि इनकी सैलरी जितनी आती है लगभग वो सैलरी डबल या 1.5 गुना हो जाती है, क्योंकि गाड़ी खड़ी। लेकिन ये और जो लोग हैं अपने में, कहना नहीं चाहिए भाई कैमरे के सामने, और जो काम वाले हैं उसमें सब घर ही देखते हैं। बाबू जो है ऑफिस में चले जाओ, अभी भी आप परेशान रहो। हम हाईएन का फार्म देने गए थे, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है, पहले इसका नाम नहीं था, उच्चतर सेवा आयोग नाम था। हम गए थे वहाँ, सुपरिटेंडेंट साहब हमको हमारे एडमिट कार्ड मार के दिए
इनको मार कर दिया जाए, दे दिया जाए, बाबू बैठा रहा पान खाए, पान थूकने नहीं गया। वो कहने लगा बताओ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा तो समझ नहीं पाए। बाद में नीचे एक पेन उठा के लिखा कल चले आना, वही बगल में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम लोग भौतिकवादी मूवियाँ देखते हुए सही है, तो उससे दोबारा गए किसके पास, एक वाईपी साहब थे वहाँ पे IAS ऑफिसर, वो आए तो पैर छुए मिले, कल क्या हुआ तुमको एडमिट कार्ड इशू हुआ? हमने कहा सर कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज कम है और 50% नहीं होगा, क्योंकि पुराने जमाने में पास हुए थे BA 47% से। तो कहें तुमने दोबारा किया है ना BA? हमने कहा अगर उसको मिलाओ। तो दोबारा गए, तो फिर उसके बाद गया और मुँह धुला, चाय पिया, कहा साहब है? हमके साहब तो गए, तो कहा अगर तुम मार्क मानना तो जाओ, नहीं किया काम। अच्छा, बार बार घड़ी देख, जो चीजें देखी गई हैं इस तरीके का काम करते हैं। और एक जैसे वो कह रहे हैं, एक भारत देश को भी सरकारी कर्मचारी है, लोको पायलट, ठीक, लेकिन वो काम कर रहा है, वो ट्रेन तो नहीं छोड़ सकता बीच में। अगर कल एक आदेश भारत में पारित कर दिया जाए कि आपको सैलरी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, आप 90,000 80,000 पाते हो, इतने मिलेगा, तो भी वो सवारी को बीच में नहीं उतारेगा। लेकिन ये सवारी उतार देंगे। ये जो बाबू बैठते हैं ना ऑफिस में, ये अधिकारी के बाप होते हैं, अपने आप सबसे बड़े राजा, सबसे ज्यादा काम ये रोकते हैं हर जगह पे। साइन मोहर उन्हीं को करना होता है ना, वो तो खाली कह यहाँ पे आप सिग्नेचर करा लो, चले जाओ वजीफा के लिए, यहाँ सारा काम 2 मिनट में हो जाएगा कॉलेज में, वहाँ लाइन लगा दो, बताएगा आज कहाँ है, आज तुम्हें तो ऑफिस नहीं खुला है, और खिड़की बैठा रहेगा, नहीं तुम्हारा काम नहीं ना, दूसरा नोटरी जमा हो रही है, हर जगह का है। लखनऊ में सहकारिता विभाग में कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया था, सहकारिता विभाग है शहीद पथ के पास में, कुछ उसमें कर्मचारी ऐसे थे 10 बजे जाते थे, साइकिल खड़ी करते थे, कूलर लगा के सोते थे, उनका वीडियो बनाए थे। तो अभी सेक्रेटरी एक सस्पेंड भी तो किया गया, कई लोग सस्पेंड भी हुए थे अभी यहाँ कल वाले दिन। अरे कल का अखबार नहीं देखा, एक मैडम 2012 से गायब है, विदेश में घूम रही है, और मतलब प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका। नहीं, उसका महिला खत्म हो गई होगी, और डेथ सर्टिफिकेट जो रहता है वो हस्बैंड का बना दिया पैसा ना देने के कारण। DM साहब ने सस्पेंड, आवाज वाले में सचिव जो सेक्रेटरी रहता है वहाँ पे, वो उसने कर दिया, कुछ हो जाएगा। और देख रहे हो लड़के बेचारे जा रहे हैं, वो पुलिस वाले में वो परीक्षा हो रहा है फिजिकल, पता नहीं क्या दिमाग लगाए हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट ले जा रहे हैं, आज पेपर नहीं आया है, अपने आज भी आया, पेपर पढ़ लीजिएगा। कुछ बच्चों का कारण क्या है, आपके पास मार्कशीट है ना, आपके पास सर्टिफिकेट है, दोनों मिलता है, तो मार्कशीट में सर्टिफिकेट में 7 नंबर अलग कैसे हो जाएगा? डेट ऑफ बर्थ भी तो एक वाली सर्टिफिकेट हमारी रहती है, तो उसमें मिस्टेक को पकड़ लिए, वो जो पुलिस अधिकारी थे वो पकड़ लिए, लड़का तो बाहर निकला एक, उसके बाद और की जांच करने लगे, बहुत निकल रहे हैं उसमें। तो उन्होंने कहा है कि अब इनकी फिर से किया जाए एक वो। और सबसे बड़ी दुर्दशा आदि पेपर में है, अधीनस्थ से किसी बच्चे की नौकरी मिली है और उसने जो मार्कशीट लगाई है वो भी फर्जी, उसकी भी जांच आज कह दिया गया है, ज्वाइनिंग देने से पहले सबका परीक्षण करो। अरे बुद्धि भगवान ने है कि अगर अकल के दुश्मन है कभी भी जांच हो जाएगी। आज चलो तुम्हारी जांच हो गई, ठीक हो गया, भगवान न करे कल आप 10 वर्ष के बाद जांच हो जाए तो सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी में वापस जेल जाओगे, क्योंकि आप पात्र नहीं थे, आप नौकरी किए, गलत किए, तो इसके लिए जेल। और जब तुम नौकरी पाने लायक नहीं थे, तुम्हें काहे की तनख्वाह? नहीं सर, फर्जी कैसे हो सकता है? मतलब कॉलेज कहीं ना कहीं से तो मतलब अरे बनने वाले कहाँ गए? लखनऊ चले जाओ, रातों रात डिग्री कॉलेज का कहा प्रधानमंत्री दस्तखत करके देंगे है, अभी मिले नहीं हो। इधर वाले जो आप लोग हो, ये हमने देखा है, जो इधर वाला बेल्ट है लखनऊ से, इधर वाले लड़ाई झगड़ा में तुम लोग बहुत तेज हो, लेकिन और गलत काम नहीं करते हो, ये सब हम देखे जाइए हो। इधर वाले बरेली टाउन भाई लड़ाई झगड़ा का, और जितना 420 वाला काम है, इधर जितने भी जाओगे सब तुमको कम समय में ज्यादा पैसा कमाने ज्ञान देगी और खुद गरीब रहेंगे, लेकिन तुमको बताएंगे कि तुम्हारा पति हो जाओगे 1 घंटे के अंदर। अरे बहुत खराब है वैसे शादी। इधर तो नहीं है, इधर तो मान लीजिए हम 2-4 जगह घूमे हैं, इधर तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है मार्केट। आगे क्या लिखे हो? 2 सीटें है ना, टोटल 12। अगला पॉइंट लिखो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ज्यादा ना बोलने चाहिए, तो ऑनलाइन चलते नहीं पता लगे बुलावा जाए कौन यहाँ विकास हो। हाँ ऑनलाइन चलता है, ये यही डाल दिया जाता बच्चों के। अरे मान के चलो कोई दिन वहाँ भी घाट तो रहेगा खोल के, अरे ठीक है दोनों में देखा जाए तो फांसी न दे दियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के, विधानसभा नहीं विधान परिषद, काट दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है
तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कितनी संख्या है? 100। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अर्थात अवकाश प्राप्त करते हैं। 1/3 तथा क्या 1/3 क्या लिखे हो? एक प्रत्येक वर्ष नहीं है ना, प्रत्येक वर्ष। हाँ, वही कह रहे हैं, दिमाग कुछ हो रहे थे निकाल। तो वो 1 की जगह क्या होगा? 2 वर्ष है भाई। 1/3 प्रत्येक वर्ष किसी बाहर होंगे तो खलिए हो जाएगा पूरा। 2 वर्ष पर 2 वर्ष में कितने होंगे? 1/3। तो कितने हैं टोटल विधान परिषद सदस्यों की संख्या? 100। कार्यकाल 6 वर्ष का, और 2 वर्ष में कितने होंगे? जितने होंगे इसमें से 33% अर्थात 1/3 मतलब 33। हाँ 33 से तो निकलेगा उसका। तो खाली अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे लिखो, उसके आगे अगला। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन, भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन या समापन, विधान परिषद का गठन या समापन राज्य विधानसभा के संकल्प, राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा किया जाता है। ठीक, पूर्ण विराम लगा लो, एरो बना के लिख लो। अनुच्छेद 169 ऐसा कहा गया है। ये प्रश्न सवाल पूछा भी गया है परीक्षा में कि किसी भी राज्य में, जब तमिलनाडु का मैटर आया था विधान परिषद भंग करने का और विधान परिषद बनाने का, वहीं पर सबसे ज्यादा भारत देश में हुआ है। कई बार विधान परिषदें बनी हैं और कई बार भंग की गई हैं। तो पूछा गया था किसी भी राज्य में काउंसिल अर्थात स्टेट काउंसिल जो बनाई जाती है, यहाँ पे इसको बनाने का प्रस्ताव कौन देता है? विधानसभा देती है। वहां के जो विधानमंडल वहां का होगा। खत्म करने का प्रस्ताव कौन देगा? वही राज्य बनाने की संस्तुति करेगी, वही राज्य खत्म करने की। लेकिन वहां बनाया जाए या न बनाया जाए, इसका निर्णय कौन लेता है? संसद, केंद्र। क्या सही है वहां विधान परिषद बनाना या नहीं? कितना है? 6 है अपने यहाँ, 6 ही है इस समय वर्तमान में। चलो अब आगे लिखो, अगला पॉइंट करके। विधेयकों को पारित किए जाने के मामलों में, विधेयक जो होते हैं, विधेयकों को पारित किए जाने के मामलों में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। विधेयकों को पारित किए जाने में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। उसके आगे लिखोगे, उसी के आगे लिख लो। विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है, विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में, विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा उसे पारित करवाना चाहती है।
उसे पारित करवाना चाहती है। पूर्ण विराम लगा लो। अगला पॉइंट लिखो, क्या है, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक, ब्रैकेट में लिख लो, धन विधेयक के अतिरिक्त, धन विधेयक के अतिरिक्त, ब्रैकेट बंद कर दो, को विधान परिषद प्रथम बार 90 दिनों तक, अंडरलाइन कर लेना, विधान परिषद प्रथम बार 90 दिनों तक तथा द्वितीय बार 60 दिनों, प्रथम बार 90 दिनों तक, द्वितीय 60 30 है ना, तो 60-30 लिखो, एक महीना हो, 60 वहाँ है, 6 महीना कहाँ है, 60 नहीं कितना लिखोगे, 30 हाँ, 60 वहाँ है सेंट्रल में, 30 जहाँ 60 लिखो 30 करो, प्रथम बार 90 दिन और द्वितीय बार 30 दिन, अर्थात 30 दिनों तक से ज्यादा, हाँ है 6 महीने का, 30 दिनों से ज्यादा अपने पास रोक नहीं सकती है। सबसे बड़ी गलती बुकों में यही होती है। चाहा हुई ठीक है, कितना 30 दिनों तक से ज्यादा नहीं रोक सकती। कौन सा विधेयक? धन विधेयक, नहीं धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक। एक प्रश्न है, अगर पूछा जाए कि साधारणता एकदम नॉर्मली धन विधेयक ना हो भाई, ठीक है, धन विधेयक ना हो, 110 का सिस्टम उसमें ना हो, तो ये कहा जाए कि अगर लोकसभा पारित कर दे तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन धन विधेयक के लिए है, 6 महीना है, 6 महीना, कुछ सप्ताह होता है, कहने का मतलब सवा 6 माह कुछ होता है, लेकिन ऐसे नहीं 6 महीना नहीं पूरा होता है, 6 महीना ज्यादा होता है। अरे कहने का मतलब सप्ताह में दिया गया है किताब में। अगर पूछा जाए कि धन विधेयक राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? अरे धन विधेयक को 14 दिन और साधारणता विधेयक 6 महीना ज्यादा से ज्यादा यह है, इसके अलावा उसको रोकने की पावर नहीं है, ठीक। और अपने यहाँ मतलब स्टेट में किसी भी चीज को 90 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30, यहाँ खींच के 90 दिन ले जाओ और दोबारा अगर पेश किया गया तो 30 दिन। लेकिन धन विधेयक के लिए वही प्रक्रिया है जो भारत के लिए है। भारत की कितनी है? 14 दिन, नीचे चाहे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे वही है। आगे लिखो, इसके आगे विधानसभा की स्थिति, विधानसभा की स्थिति धन विधेयक के मामले में, विधानसभा की स्थिति धन विधेयक के मामले में सर्वोच्च है तथा विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। कितना दिन है? 14 दिन, ठीक, 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकते। और उसमें कितना है? पहले इसमें याद रखना 90 दिन और दोबारा में 30 दिन, ठीक। और ये ऐसे सवाल है, ऐसे रहेंगे 1/4 में। विधान परिषद सिंपल जो साधारण बिल होता है, विधान परिषद कितने दिन रोक सकती है? 90, 30, उसमें दिया गया है सवाल, मतलब भर के पूछने लायक 90, 30, जैसे उसमें कहीं कहीं पूछा जाता है
कि कितने दिन में कैसे, कुछ तो नॉर्मली होते हैं जो आ जाते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है उसकी जो प्रक्रिया है किस देश से ली गई थी, जल्दी सवाल पूछा नहीं गया है। लेकिन राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? केंद्र ना। तो संघात्मक प्रणाली कहाँ से आई थी? कनाडा से। इसीलिए वो लॉजिक लगाना था। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ठीक, मंत्रिमंडलीय है ना, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भारत देश ने कहाँ से बनाई थी? ब्रिटेन से। तो साफ साफ नहीं लिखा तो घुमा के पूछ लेते हैं। जैसे इसमें अगर यही लिख दे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि जो धन विधेयक ना हो, एक साधारणता विधेयक हो, उसको विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश की जो काउंसिल है वो कितने दिन तक मैक्सिमम रोक सकती है? 4 माह। ठीक, अपने पास से 90 दिन इधर रोकेगी। और अगर द्वितीय वाचन के लिए भेज दिया गया, विचार कर लिए, तो 30 दिन, 1 महीने से ज्यादा की पावर नहीं है। और 1 महीने के बाद अगर विधेयक को वापस नहीं करते हैं तो क्या होता है? मान लिया जाता है कि वो पास कर लिया गया, अपने आप में मान लेते हैं। हाँ, जबरन है, समझ लो। अच्छा सर, अभी एक टर्म यूज हुआ है, टर्मिनोलॉजी यहाँ से मान लिया जाता है कि वो पारित कर दिया गया। देखो कभी कभी राजनीति में एक बात और है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महिला का एक बिल, कभी बीच में बड़ी इस पे मोबाइल पर देखते या टीवी बड़ी डिबेट हुई थी, पेपर में भी आया था, महिला वुमेन एम्पावरमेंट का एक बिल आया था, ठीक, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था। लोकसभा में वो पारित हुआ, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, ठीक। वही कंडीशन सेम इस समय भी बनी है। तो मोदी जी तिवारा प्रधानमंत्री बने थे तो वरिष्ठ लोग जो थे उन्होंने इस बात को उठाया था कि क्या इस तीसरी बार में क्या है, मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा क्या महिला बिल को पारित करवा लेंगे? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं और कुछ लोगों ने कहा हाँ पारित हो सकता है। कारण क्या है? कभी लॉजिक लगाओ कि किसी भी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसको चंद घंटे लगते हैं पारित होने में, लेकिन किसी भी बिल को अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है तो 2-4 साल लंबित रहता है, बिल पारित नहीं होता। ये है भारत के इतिहास में ऐसा कई नियम बना है कि नियम बनते बनते नियम नहीं बन पाया है। उसका कारण क्या होता है? लोकसभा के जो व्यक्ति अर्थात जो लोकसभा है वो पूरी तरीके से उसकी जो मंत्रिमंडल, बात समझ रहे हो ना, जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक, उसमें सारे के सारे वही मंत्री, वही प्रधानमंत्री, उनके पूरे सिस्टम, 2/3 बहुमत होता है। 2/3 बहुमत दल का जो नेता होगा वही देश का प्रधानमंत्री होता है, सीधी सी बात। और ये भी जानते हो कि प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी बिल को अगर लोकसभा में पेश कर दिया जाए तो उसकी मंत्रिमंडल द्वारा ना चाहते हुए, मतलब ना चाहे उसके बावजूद उनकी मंत्रिपरिषद उसे पास करने के लिए बाध्य होती है, ठीक। ये सीधी सी बात, समय दिया गया है किसी में 60 दिन, जैसे बजट है, बजट में 75 दिन दिया गया है। ये अगर देश का प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री से या व्यक्तिगत अगर बजट को पेश कराएगा, अगर बजट 75 दिन में अगर वो पारित नहीं करवा पाएगा तो राष्ट्रपति स्वतः उससे इस्तीफा मांग लेगा। इसका कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बहुमत दल के नेता नहीं रह गए हो। प्रधानमंत्री तो वही बनेगा ना। घर का मुखिया कौन होता है? जिसकी बात सभी माने, मतलब आपसी सहमति ही नहीं, सीधी सी बात है। और वो कह रहे हैं भाई इसमें किसान बिल में क्या हुआ था, मोदी जी ने कहा कि जो किसानों की मांग है उनकी कंडीशन को देखते समय हम अपने द्वारा जो बिल है उसको हम वापस लेते हैं। उन्होंने शाम को कह दिया था, तो 4:30 बजे की बात थी अनाउंसमेंट करके, और दूसरे दिन दूसरी शाम होने से पहले वो विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था। लेकिन जरूरी थोड़ी ना होता है कि सभी लोग ये चाहते थे पारित हो जाए, नहीं, उनकी बात मानना बाध्यता है। राज्यसभा में क्या होता है? सब अपने मन के राजा, प्रत्येक आदमी, ना उनका कोई सभापति है, ना कोई उनका बाप है, ना कोई माई, वो अपने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कोई बिल आज तक पारित नहीं हुआ, ठीक। महिला बिल जब भी गया राज्यसभा में, जिनके मन में जितनी बातें थी महिलाओं के प्रति, अच्छी खराब, सब बोले हैं, लेकिन लोकसभा में बोलने के लिए आप नहीं बोल नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री अगर हमारा खड़ा हो गया
या अपोजिशन का लीडर खड़ा हो गया, राहुल गांधी इधर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि वर्तमान बिल को कांग्रेस समर्थन देती है, तो कांग्रेस से संबंधित जितने लोग हैं, हो गई बात, आपकी काम खत्म। मोदी जी ने कहा कि इस बिल को हमारी सरकार सर्वसम्मति से स्वीकार करती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वहां सर्वसम्मति नहीं। आप वाले क्या कह रहे हैं, अदर वाले क्या कह रहे हैं, बगल वाले क्या कह रहे हैं, इसीलिए पारित नहीं हुआ। क्योंकि महिला बिल एक बहुत बड़ी समस्या बना है बहुत दिन से। कौन सा महिला बिल सर? एक महिला बिल है बच्चियों की शादी की एज को बढ़ाना, उन्हें राइट्स देना, महिलाओं को नौकरी में परसेंटेज देना, महिलाओं का एक एम्पावरमेंट का सशक्तिकरण का बिल है, मनमोहन सिंह ले आए थे, उसमें नहीं पास हो पाया भाई, उसमें बड़ी समस्याएं हैं। अब वो समस्याएं हैं, कोई अच्छा बोला है, कोई खराब बोला है। मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश केंद्र सरकार को कि हमने आपको महिला और बच्चियों के तस्करी के लिए जो दिया था आदेश, उसका अभी तक पालन। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इनको डांट लगाई है क्रीमी लेयर को लेकर वो कई चीजों में। 2-3 चीजें, एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये बताओ दुनिया का काम करने के लिए पैसा है, जजों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, सैलरी का है रोक रखते हो जजों की। सुप्रीम कोर्ट नीचे लिखा है पेपर में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्र सरकार को फटकार कि क्या आपके पास सैलरी नहीं है, आप पैसा काहे नहीं दे रहे, जजों कहीं पैसा अटका रहा होगा। तो अब देखो यहाँ हलफनामा पेश होगा तो 10 दिन में पैसा दिया जाएगा। और उसके बाद 3-4 जजमेंट आए हैं रोज सुप्रीम कोर्ट। आज एक आया है, बंद कर दीजिए, निजता का अधिकार।